नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 15 लाख के चोरी का 12 घंटे के अंदर हुआ खुलासा। बेटा करता है चोरी और मां बेचा करती है चोरी का सामान। चोरी के सामान के साथ पुलिस ने कर लिया मां बेटे को गिरफ्तार। कैश और शराब के 14 सट्टेबाज गिरफ्तार, लेकिन सरगना नहीं चढ़ सका है पुलिस के हाथे। मारीपुर पुल के नीचे वर्षों से चल रहा है सट्टेबाजी का अड्डा, कई बार पड़ चुका है छापा। और डिप्टी मेयर मोनालिसा मेयर के खिलाफ देगी धरना, लगाया अपमानित करने का आरोप। नगर आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखा पत्र। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े मोबाइल शॉप में 15 लाख की हुई चोरी की घटना को महज 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने कांड में शामिल मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एप्पल समेत कई कंपनियों के महंगे मोबाइल फोन चुरा कर बेटा अपनी मां को बेचने के लिए दे देता था। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा रोड स्थित कैसीफाई मोबाइल शोरूम का शटर उखाड़कर चोरों ने 15 लाख के कीमती मोबाइल फोन और लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया था। पूरी वारदात शोरूम में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें चोरों की करतूत साफ साफ दिख रही है। शोरूम के मैनेजर मृत्युंजय तिवारी ने मिठनपुरा थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बड़ी चोरी की घटना के बाद एसएसपी राकेश कुमार ने सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित और मिठनपुरा थानेदार राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश की। पुलिस को महज 12 घंटे के अंदर में ही सफलता हाथ लग गई। इस मामले में पुलिस ने मिठनपुरा शिवशंकर पथ स्थित दास कॉलोनी के मां बेटे को गिरफ्तार करने के साथ ही शोरूम से चोरी किए गए 28 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 2 सोने का झुमका बरामद कर लिया। पकड़े गए शातिर की पहचान राकेश कुमार और उसकी मां हीरा देवी के रूप में हुई है। आरोपी राकेश से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राकेश बड़े बड़े शोरूम में मोबाइल चोरी कर संगठित गिरोह को सप्लाई करता था। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी चोरी करता है और उसकी मां हीरा देवी चोरी के मोबाइल को बेचने का काम करती है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस कांड का सफल उपभेदन करने वाले मिठनपुरा थाना के एडिशनल थानेदार कुमार संतोष रजक, दरोगा राज बल्लभ और पीएसआई रीतू राज को पुरस्कृत भी किया। 28-29 तारीख की रात्रि में मिठनपुरा के थाना अंतर्गत एक क्लासीफाई स्टोर है जो मोबाइल के खरीद बिक्री और लैपटॉप का काम करते हैं। उनके यहाँ से एक चोरी घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसके आधार पर मिठनपुरा में केस रजिस्टर किया गया था अज्ञात चोर के खिलाफ में। इस घटना के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई थी, जिसमें टाउन एएसपी लगातार काम कर रहे थे, जो मिठनपुरा के थाना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार वो, और डीआईयू के जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो भी, और उनकी पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। बहुत जल्दी ही इस कांड में इस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। 12 घंटे के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुए थे उनको रिकवर किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राकेश कुमार है और दूसरी उनकी माता है जिनका नाम हीरा देवी है, जो कि मोबाइल को छिपाने का भी काम करती थी और फर्दर इनको बिकवाने में भी उनकी मदद करती थी। इसमें कुल 28 की संख्या में मोबाइल हम लोगों ने जब्त किए हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के हैं और काफ़ी महंगे मोबाइल हैं। इसके अतिरिक्त 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं और अभी इनसे फर्दर पूछताछ हम लोग कर रहे हैं ताकि और आगे इस केस में जा सकें। इसके अलावा जो इनका पूर्ववर्ती इतिहास है उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। इनके घर से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं, जिसमें 4 पीस कान के झुमके हैं जिनका वजन लगभग 6 ग्राम है। बाकी काम अभी इसमें जारी है। कहाँ के रहने वाले थे? ये मिठनपुरा थाना अंतर्गत के ही रहने वाले हैं।
पहले से इन लोगों का कोई गिरोह वगैरह है? नहीं, इनका खुद का आपराधिक इतिहास रहा है। ये 3 बार पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और निश्चित रूप से एक गिरोह भी है। हम लोग उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा चोरी किया गया था कि कोई और भी लोग शामिल है? नहीं, इस घटना में इनकी ही संलिप्तता थी। जो मोबाइल है वो कहाँ के है और किस तरीके से लाए गए थे इनके पास जो बड़ा मोबाइल है जो एक क्लासीफाई एक मोबाइल स्टोर है, वहाँ से चोरी किए गए थे। सारे मोबाइल चोरी किया? हाँ, सारे मोबाइल। मुजफ्फरपुर कर्जा थाना क्षेत्र के बड़का गांव नया टोला उत्तरी में बुधवार की अहले सुबह एक नाबालिग छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत बच्चे की पहचान गांव के ही रमेश महतो के 8 वर्षीय पुत्र श्याम कुमार के रूप में हुई। मंगलवार की शाम से ही वह गायब था। काफी खोजबीन की गई लेकिन मंगलवार की देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। बुधवार को सुबह सुबह बड़का गांव नया टोला के दक्षिणी नहर में छात्र का शव मिला। इसके बाद तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही कर्जा थानेदार दलबल के साथ मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। कर्जा थाना अध्यक्ष RK राकेश का मानना है कि पानी में डूबने से ही बच्चे की मौत हुई है। वैसे पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना होला कि बउआ कैसे डूब के मार गेलक। हम बउआ हमार रही 3 बजे ले हम काचिटे चल अली खेत में आ गेली घरे से तकली बउआ के गे बउआ कहाँ आऊ तकल बउआ घरे ना लउआ हम खोजे लगली तब बउआ ना मिललक। रात भरा खोजली तब बउआ ना मिललक। कौनो से ना झगड़ा होलई। अच्छा जी कुनिया से बउआ हम कली खेले गेले हमर बउआ चौक पर खेले जाई रही त कहली खेले गेले हमर बउआ श्याम कुमार। बउआ हमार पढ़ के अलाई स्कूलवा से खानावा खा ले कली बउआ रे फुल पैंट खोल दा जामा गरम बरैतई आहा पेन ल बउआ हमार दूसरा में पढ़ई तारलई है। कल कै बजे से गायब है? 3 बजे से बउआ हमार गायब है। आज कखनी पता चललक हो? अभी ये 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले पुलिस पर हम बउआ के मिलल खोजाई पुलिस अलग है? पुलिस आने बउआ रे कोई से झगड़ा झंझट भी पहले रही कोई? कौनो के ना झगड़ा से होलाई। 4 बजे लड़का स्कूल से आया, उसके बाद में वो खाना पीना खाया। उसके बाद में 4 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं पूरा कल्ले से 4 बजे से ढूंढते रात भर सर हम लोग ढूंढे हैं और थाना का भी कन्फर्म किया गया है और थाना पे अभी तक भी नहीं थाना पहुंचा है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ढूंढते हैं पूरा इलाका में, नंबर भी दिए हैं और कि कहीं मिले लड़का तो आप लोग हमारे पास फ़ोन कीजिएगा। लड़का मिला नहीं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम नया टोला बड़का गांव के सर हैं। अच्छा जी। अब बच्चा कहाँ मिला है? बच्चा यहीं पर पोखर में मिला है सर। ये दक्षिणी पंचायत में पड़ता है सर। दक्षिणी पंचायत जी। अब पुलिस पहुँचा? पुलिस अभी तक नहीं पहुँचा है सर। अच्छा पुलिस के 2-3 घंटा पहले सूचना दिया गया है लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंचा है। सूचना दिया गया। आज कैसे पता चला यहाँ पे? यहाँ पर ऊपर में निकला हुआ था तो हम लोग इधर से देखे, रास्ता से क्रॉस कर रहे थे तो देखे कि कुछ है क्या, तो यहाँ से दिखाई दिया। पानी में डूब जाने की वजह से? पानी में डूब जाने की नहीं, झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था सर। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा जगेश्वर महतो हुआ। हमारा छोटा भाई के लड़का है, हमारा भतीजा है जी। क्या नाम है बच्चा का? श्याम नाम है। क्या करता था वो पढ़ाई करता था सर। कितना मिला? सूचना स्थानीय चौकीदार के द्वारा सूचना मिला है कि बड़का उत्तरी टोला का रहने वाला लड़का एक श्याम नाम का लड़का है, उम्र 8 वर्ष, जो कि पानी सड़क के किनारे पानी में डूब के मर गया है। उसी सूचना हम लोग पहुँचे हैं। इसका विधिवत हम लोग इंक्वेस्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। सब प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है घटना का? नहीं, चूँकि पानी हम और जो लगता है डेढ़ बजे देखने से पानी डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हुआ है, हम लोग लग रहा है। गांव के लोग को यही का नाम है। पोस्टमार्टम के लिए आगे हाँ भेज रहे हैं अभी हम लोग।
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने इमली चट्टी माड़ीपुर पुल के नीचे छापेमारी कर एक बड़ी सट्टेबाज गैंग का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 14 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ शराब और कैश भी बरामद किया है। ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम को सूचना मिली कि माड़ीपुर पुल के नीचे सट्टे के अड्डे पर शराब पार्टी चल रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से 5 लीटर शराब, 8,000 कैश, 2 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल फोन, सट्टा का लेखा जोखा रजिस्टर और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी सट्टेबाज माड़ीपुर, इमली चट्टी और ब्रह्मपुरा इलाके के रहने वाले हैं। वहीं सट्टा चलाने वाले की पहचान मुकेश लाल के रूप में हुई है, जो पुलिस गिरफ्त से फरार है। पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। ब्रह्मपुरा इलाके में कुछ कल ब्रह्मपुरा में सूचना मिला था कि माड़ीपुर पुल के पास में एक व्यक्ति है मुकेश नाम का, वो कई लोगों को बिठा करके सट्टा खिलवा रहा है और शराब पार्टी भी उसमें चल रही थी। तो उसी गुप्त सूचना का सत्यापन करने के लिए ब्रह्मपुरा की टीम प्लस टेक्निकल टीम ने एक जॉइंट छापेमारी की। छापेमारी में वहाँ से 17-18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके अलावा जो उनका एक चार्ट रहता है जिसमें वो बंगाल से एक नंबर अलॉट होता है हर टाइम पे, वो वाला चार्ट रिकवर किया है और उनका एक चालान कॉपी रहता है वो भी रिकवर किया गया। कैश वगैरह भी रिकवर है? 8 या 9 हज़ार के आसपास कैश रिकवर किया गया। मोबाइल वगैरह भी बातें सामने आ रही? हाँ, कुछ मोबाइल भी जब्त किया। बाइक भी जब्त किया गया? बाइक का क्लियर नहीं है लेकिन मोबाइल जब्त किया गया। सट्टाबाज है या कोई अपराधी भी है इसमें? 1-2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो वो अभी कंफर्म किया जा रहा है। शराब का भी नशा की बात सामने आ रही है। हाँ। मुजफ्फरपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी डोर टू डोर जाकर आम लोगों की समस्या सुन रहे हैं। दरअसल नो योर पुलिस नो योर पीपुल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस लोगों के घर जाकर न सिर्फ उनकी समस्या सुन रही है, बल्कि हर घर का फोन नंबर और कितने सदस्य हैं और क्या करते हैं इसका उत्तर भी तैयार कर रही है। इससे अपराध नियंत्रण के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकेगा। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित खुद लोगों के घर और दुकानों पर जाकर उनसे बात करते दिखे। सिटी एसपी ने बताया कि इस अभियान का एक फायदा तो है कि पब्लिक से पुलिस का कनेक्ट बेहतर होगा और हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस भी मजबूत होगा। शहरी पुलिस को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक अभियान चल रहा है, जिस अभियान का नाम नो योर पीपल नो योर पुलिस है। इस अभियान के लिए मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जो हम लोगों की 12 टीओपी हैं जो इसी माह में प्रारंभ हुई, उन टीओपी में जो भी हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी हैं और जो ओआर के पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार गली मोहल्ले और लोगों के घर तक जा रहे हैं। और उसके पीछे उनका उद्देश्य इतना ही है कि पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो खुल के उनको बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान करने का। अगर कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो अन्य विभागों से संबंधित है तो वहाँ तक भी हम लोग उनकी समस्याओं को पहुँचाएंगे। इस पूरे अभियान का उद्देश्य इतना ही है कि बहुत छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए पब्लिक को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़े, उल्टा पुलिस ही अब जो है पब्लिक के पास जा रही है। इसके लिए उनको एक प्रॉपर वोटर लिस्ट भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है हर टीओपी पे। और पब्लिक से हम लोगों का अनुरोध है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो बड़े खुल के और बड़े सहज तरीके से जो भी पुलिसकर्मी जा रहे हैं उनके साथ में रखें और उनके साथ में एक सकारात्मक व्यवहार बनाएं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक चंद्रभूषण ओझा को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक प्रमुख डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय मोतीपुर पीएससी होगा। इधर चंद्रभूषण ओझा का कहना है कि पूरे मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रभूषण ओझा पर 2016 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद छापेमारी में 50 लाख से अधिक की संपत्ति दिखाई गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जिले से बाहर दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने पूर्ण मुजफ्फरपुर जिले में योगदान दिया। पहले कुट ने पीएससी में लिपिक के रूप में काम किया और बाद के दिनों में सदर अस्पताल में तबादला कर दिया गया। इस बीच निगरानी ब्यूरो ने साक्ष्य संकलन कर चार्जशीट दायर की। उसके बाद से ही उन्हें निलंबित करने की कवायद चल रही थी। 14/11/16 के रचना से
निगरानी में मुझ पर मुकदमा चला। मुकदमा के आलोक में मुझे घर का छापा पड़ा, जिसमें छापा पड़ने के फलस्वरूप विनयानंद पाठक, मोहम्मद खलील और कुमुद सिंह डीएसपी के द्वारा मेरे घर पर छापा मारा गया। जिस छापा में मेरे घर से मात्र 35,000 रुपया नगद मिला और मेरे घर में कुछ उनको नहीं मिला। जमीन जायदाद की पैतृक संपत्ति जो थी उसका उन्होंने फोटो स्टेट लिया और कुछ ओरिजिनल कागज भी ले गए। मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति छोड़ के। न मेरे नाम से बस है, न मेरे नाम से ज़मीन है और न मेरे नाम से कुछ है। मैं पैतृक, मेरे पिताजी भी PWD में हेड क्लर्क की नौकरी करके सेवानिवृत्त 31/12/1985 को हो गए थे। उनकी मृत्यु 23/12/13 को हुई। माता की भी जितना से पूरा तिथि ख्याल नहीं है, 17/6/12 कि उनकी निगरानी में जो बात हुआ 2016 में। और पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं। मैंने उस मामले में एक बार फिर से उसके बाद मैंने 90 दिन के बाद मैंने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने मुझे सरकार को जितना से तिथि निर्धारित कर दिया कि इस तिथि के अंदर में इनकी सस्पेंशन वैकेट किया जाएगा। इस तिथि में अगर सस्पेंशन वैकेट नहीं होता है तो स्वतः यह समाप्त हो जाएगा। उसके बावजूद विभाग के द्वारा जब मुझे नहीं किया तो मैंने उन पर मानहानि किया। मानहानि करने के फलस्वरूप तुरंत मेरा सस्पेंशन भी तोड़े और मेरा सारा जो बकाया राशि था उस सारा का भुगतान किया गया। फिर पुनः उस केस को उखाड़ा गया है, जबकि नोट शीट पर डॉक्टर रमन निदेशक प्रमुख ने स्पष्ट नोट शीट पर लिख दिया था कि इनको 3 दंड में कोई एक दंड प्रशाखा पदाधिकारी से मांगा गया था। लघु दंड में या तो वेतन वृद्धि रोका जाए या चेतावनी दिया जाए या इनके साथ किया जाए। जिस संचिका को निदेशक प्रमुख के कार्यालय ने उस पत्र को जांच दिया और वह पत्र आज RC वर्मा निदेशक प्रमुख के द्वारा बार बार धमकी भी दिया जा रहा है कि इतना कर देंगे उतना कर देंगे, क्योंकि RC वर्मा का भी घर खबरे में है। पहले वह यहाँ मूर्छक के रूप में योगदान किए थे, उसके बाद यहाँ से सकरा गए, सकरा से सरैया गए और सरैया से समस्तीपुर जाने के फलस्वरूप ये सीतामढ़ी में ये निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के पद पर आए। और क्या पूछना है सब पूछा यहाँ। निगरानी का कहना 50 लाख से अधिक। निगरानी का कहना है तो निगरानी में जो मेरे ऊपर चार्जशीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि अनुमानित व्यय है, आय नहीं है, अनुमानित व्यय है। तो अनुमानित व्यय के लिए तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब आय नहीं होगा तो फिर व्यय कैसे होगा? सिर्फ व्यय है, अगर वो चार्जशीट करिएगा तो मैं दूंगा अनुमानित व्यय। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है आपको? अपनी दोस्त है, अब तो विभाग को हम देते हैं, हम तो इस पर हाई कोर्ट जाएंगे ही, चाहे जय दिन में जाएं। विजिलेंस का मामला था, उसी के आलोक में आया था कि इन पर जो आरोप था आरोप सत्य पाया गया है और सेवा मुक्त की कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस में एक बैग सेवा मुक्त नहीं करके उसको निलंबित किया गया है और उस पर संचालन पदाधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के बाद जो फलाफल आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल कांटी PSC नहीं, उनको मोतीपुर का सस्पेंशन पीरियड में मुख्यालय मोतीपुर में है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती सीतामढ़ी कन्हौली थाना क्षेत्र के मुराहडी गांव के 8 वर्षीय बच्चे के साथ मोतिहारी के एक बच्चे में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की पुष्टि हुई है। दोनों बच्चों का इलाज SKMCH के पीकू वार्ड में चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि लैब रिपोर्ट में दोनों बच्चों में जापानी इंसेफ्लाइटिस की पुष्टि हुई है। दोनों का इलाज चल रहा है, उम्मीद है जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। यही इसका ही एक पार्ट है। जेई सीजनलिटी से कोई खास मतलब नहीं था, अब फिर निकला है, बारिश शुरू हो गई है, बारिश के मौसम में भी आया है, लेकिन हम लोग लकी हैं कि अपने जिला का नहीं है और बच्चे की स्थिति भी ठीक है। उत्तर बिहार में सर पहले इस तरह के मामले नहीं आते थे, बारिश के समय आ रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाए? ये अभी भी एक डायलेमा बना हुआ है। ये डायलेमा ये है कि इसका अभी तक हम लोग नहीं पता कर पाए हैं कि इन्फेक्शन इसका कारण है कि नॉन इन्फेक्शन है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना ही नहीं होगा कि सीजन के हिसाब से आता था गर्मी में ज़रूर, लेकिन इधर जाड़े में या बरसात में भी केस आ रहे हैं और ये इस पर नया सिरे से काम होगा। विभाग लगल है, तो
और कुछ इसका कारण निकलेगा कि आखिर दूसरे सीजन में भी हो रहा है, कोई और कारण तो नहीं है। जो 2 बच्चे भर्ती हुए 3 जिलों के हैं, ये 2 जो भर्ती हैं वो जेई कंफर्म केस हुआ है, एक सीतामढ़ी का है, एक संभवतः मोतिहारी का। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित 23वें युग सृजन खेल सम्मान समारोह में जिला से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 200 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं आयोजकों को विभिन्न खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी राकेश कुमार, पीएनबी के उपमंडल प्रमुख जैकी अहमद, वरीय प्रबंधक सतीश कुमार, चेंबर के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया, युग सृजन के चेयरमैन एसके पाल, चयन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार एवं सचिव संजय केजरीवाल मौजूद रहे। डीएम एवं एसएसपी ने अपने संबोधन में खेलकूद को जीवन का अभिन्न अंग बताया और खिलाड़ियों को अपनी ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के दौरान राजीव कुमार सिन्हा, बलराम प्रसाद, फिरोजुद्दीन फैज, युग सृजन के सचिव रवि कपूर, कोषाध्यक्ष भारत कुमार साहू, संयुक्त सचिव प्रतिभा थापा एवं अनिल कुमार शेखावत भी मौजूद रहे। खेल दिवस के अवसर पर इस जिले के होनहार, प्रतिभाशाली और वैसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अपनी संस्था की और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों को मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी होगी, जिन्होंने वैसे समय पर जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तब भी भारत का परचम पूरे विश्व में फहराया था। जर्मनी में हिटलर ने भारत के बारे में जाना, भारत के बारे में समझा, वहीं डॉन ब्रैडमैन जो कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान माने जाते हैं, उन्होंने भी ध्यानचंद की काफ़ी तारीफ की थी। उन्होंने बोला कि जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं उस तरह से आप हॉकी में गोल करते हैं, और 1000 से भी अधिक गोल करने का रिकॉर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम से है। खेल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोई भी क्षेत्र चुने, कैरियर के लिए हम कोई भी क्षेत्र चुने, जिस तरह से पढ़ाई सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसको आरंभिक पढ़ाई होनी चाहिए, उसको शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, भले वो बाद में आकर बिजनेसमैन बन जाए, अभिनेता बन जाए, कुछ और बन जाए। उसी तरह खेल भी हर एक व्यक्ति के जीवन का लिए पढ़ाई भी करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जिस भी खेल में आपने रुचि है उसको जरूर आगे कंटिन्यू करिए। ऐसे तो सारे बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी रुचि दिखाते ही, लेकिन फिर भी अगर जिले में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कोई एक ऐसी संस्था होती जो खेल को आगे ले जाती है, तो निश्चित रूप से उस जिले के जो भी युवा वर्ग है, जो भी युवा खिलाड़ी हैं, उनको न केवल एक मार्गदर्शन मिलता है बल्कि एक समर्थन भी मिलता है, और बहुत सारे जो छोटी छोटी सुविधाएँ हैं उनका भी सहयोग मिलता है। तो निश्चित रूप से संस्था का ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है संस्था ने जो एक महत्वपूर्ण दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और जो हम की युवा शक्ति है उसको सकारात्मक दिशा में ले जाने का जो इनका एक प्रयास है वो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे और काफ़ी आगे के मुकाम तक पहुँचेगा। एक दिन पहले हुई मुजफ्फरपुर नगर निगम वोट की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। मेयर निर्मला साहू ने बैठक को स्थगित कर दिया था। इस पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने मेयर से बात की है, विकास का जो भी काम है उस पर चर्चा होगी और उसे पूरा किया जाएगा। निगम वोट की बैठक में वार्ड पार्षद और मेयर के बीच काफी तू-तू मैं हुई थी, जिसे देख मेयर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। बैठक में शहर के विकास को लेकर कोई एजेंडा तैयार नहीं हो सका। इस पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मेयर से बैठकर बात करेंगे और जो विकास का काम है उसे पूरा करने की योजना तैयार करेंगे।
इसको हम लोग बैठ करके मेयर से बात किए हैं, इसको थोड़ा हम लोग ढंग से चाहेंगे कि जो बाद में विवाद उठता है वो न उठे और काम में सब लोग लग करके शहर के विकास जल जमाव से मुक्ति का काम करे। इस पर हमारा प्रयास जारी है। मंत्री रहते हुए कितना भी योजना लाया, बहुत सारा योजनाएं लगा, लेकिन अगर धरातल पर उतर गया होता तो आज ये समस्या ही नहीं होती। ये तो सब सर्वविदित है कि जो योजना, जो पैसा, जो शिलान्यास हुआ वह काम अधूरा पड़ा हुआ है, आज भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण जनता में रिजेंटमेंट है और इसको जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मुजफ्फरपुर का विकास अटका हुआ है, रुका हुआ है। इसको करने के लिए प्रयास करने की पुनः जरूरी है। जनता कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के नाम पे वोट मिला था और जनता देखिए बीजेपी के नाम पर वोट, देखिए बीजेपी के नाम पर वोट नहीं हुआ था। ये तो वोट चूँकि किसी पार्टी लेवल पर नहीं चुनाव था, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट किया था निर्मला साहू जी को। लेकिन एक निर्मला साहू जी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, एक टीम वर्क जो है उनको साथ नहीं दे रहा है और इस कारण से ये सारी समस्या उठ रही है। हमने बात किया है, अभी भी बात किए हैं और इसको हम लोग तय करने की दिशा में प्रयास करेंगे ताकि मिलजुल करके सही ढंग से काम हो। इसका खामियाजा तो आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। हम सब लोग भुगत रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं, आप भी भुगत। ऐसे ही करते करते कब तक चलेगा? बहुत अब चलने की ज़रूरत नहीं है, इस पर विचार करके इसको कराने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सावन मास के त्रयोदशी एवं भगवान शिव चतुर्दशी पर महाकाल सेवा दल की ओर से बुधवार को बाबा गरीबनाथ का विभिन्न पुष्प, भांग और फूल मालाओं से महाश्रृंगार कर आरती पूजन किया गया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक एवं पंडित आशुतोष पाठक ने बाबा गरीबनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। दूध, दही, घी, मध, शक्कर से जलाभिषेक कर महाश्रृंगार एवं आरती की गई। उसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, संस्थापक नथुनी महतो, अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, संजय जायसवाल, अमरनाथ चौधरी, देव मिश्रा, महेश शराफ, निहाल चौधरी एवं मीडिया पर भारी रौनक चौधरी मौजूद रहे। आरतियों का भैया यहाँ खाली करना होगा आप लोगों को। जय शिव जय भोले। आज महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ का बृहद महाश्रृंगार किया गया। इसमें महाकाल सेवा दल के तमाम सदस्य, पदाधिकारी और मुजफ्फर उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से विचार में था, पर मंदिर की ओर से आज ही तिथि निर्धारित हुई है और इसमें हम सभी शामिल हुए। तमाम दर्शकों को जय भोले। महाकाल सेवा दल के द्वारा सावन माह में बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार फूल, फल, मिष्टान से किया गया। क्या उद्देश्य है? विश्व कल्याण के शांति के उद्देश्य से हम लोग महाकाल सेवा दल के पूरे टीम और पदाधिकारी के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार करवाया गया है और बाबा से विनती किया गया कि बाबा हमारे देश को खुशहाल रखे, जिला को, राज्य को खुशहाल रखे। आज श्रावण मास पुरुषोत्तम मास के त्रयोदशी तिथि पे महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का भव्य महाश्रृंगार आरती किया गया है। इसमें सबसे पहले दूध, दही, घी, मध, शक्कर से बाबा का स्नान करा के, चंदन का लेप लगा के और रंग बिरंगे फूलों से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य रहा? उद्देश्य विश्व कल्याण के लिए हर मंथ, हर महीना महाकाल सेवा दल बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार आरती करवाते हैं। ऐसे विभिन्न कार्य में, हर चीज़ में, हर दुख में, हर सुख में, हर व्यक्ति के लिए महाकाल सेवा दल तत्पर रहता है और बाबा गरीबनाथ का कृपा समस्त सदस्य पे बना रहे, यही मेरी कामना है।
मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर मोनालिसा ने मेयर निर्मला साहू के व्यवहार से आहत होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नगर विकास विभाग के मंत्री और सचिव सहित मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि नगर निगम बोर्ड की भरी बैठक में मेयर निर्मला साहू ने उन्हें अपमानित किया। बुधवार को बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी मेयर ने कहा कि समस्याओं को प्रोसीडिंग में अंकित नहीं किए जाने की बात से मेयर को अवगत कराया तो भरी सदन के अंदर उन्हें बैठक से चले जाने के लिए कहा गया। डिप्टी मेयर मोनालिसा ने कहा कि इस व्यवहार के लिए मेयर निर्मला साहू को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो इसे लेकर वे धरना पर बैठ जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख की आबादी उन्हें और मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी पार्षदों को इसी के लिए चुना है। से ग्रसित है, हर वार्ड में 30, 32, 35, 36 हर वार्ड में पानी का जमाव है, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले उन पर विचार होना चाहिए। मेरे करीब 31 जनवरी को जो बोर्ड की बैठक हुई थी तो मैंने प्रस्ताव अपना एजेंडा डाला था 11 सूत्री एजेंडा, जिसमें एजेंडा नंबर 3 और 4 जिसमें जल जमाव से मुक्ति की बातें मैंने की थी कि उस पर विचार होना चाहिए और सड़क के गड्ढों को भरे जाने पर विचार होना चाहिए। तो उस दिन भी क्या हुआ कि महापौर महोदया अपना प्रस्ताव वो उस पर चर्चा कर लेती हैं, लेकिन जहां मेरे प्रस्ताव की बात आती है तो वो उठ के चली गई। तो अगर उस समय इस पर चर्चा हो गई रहती तो आज हमारी जनता जल जमाव से इस तरह से परेशान नहीं रहती। और रोड पर जो गड्ढे हैं, परसों कुछ पेपरों में आया एक रिक्शा चालक रात के 12 बजे रोड का गड्ढा भर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है और ये मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से एक रिक्शा चालक रोड के गड्ढों को भर रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर अगर मैं बातें करना चाहती हूँ, उस पर चर्चा करना चाहती हूँ तो उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि आप इस बैठक से उठ के जा सकती हैं। तो किस अधिकार के तहत और किस एक्ट में है कि एक महापौर उप महापौर को बोलेंगी कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। जिस तरह से महापौर को यहाँ की 49 वार्ड की जनता ने वोट दिया, उसी तरह से मुझे भी इस पद पर बैठाया है। 49 वार्ड की जनता ने 2,80,000 जनता मुझे भी वोट दी है। मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बातें रखने का और जनता की समस्याओं के बारे में सोचने का, उसका निराकरण करने का, क्योंकि जनता मुझसे भी पूछती है, सवाल करती है, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगी और यहाँ के बिहार सरकार से भी पूछना चाहूँगी कि उन्होंने इलेक्शन करवाया तो क्यों उप महापौर को अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो ये संशोधन नगर पालिका एक्ट में मैं माननीय नीतीश जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बोलना चाहूँगी कि वो नगर पालिका एक्ट में संशोधन करें और हमें भी उप महापौर को, बिहार के सभी उप महापौर को अधिकार देने की कृपा करें, क्योंकि बार बार बेइज्जती होती है। और सबसे बड़ी बात है कि महापौर महोदय, तो मेरी बात छोड़िए, कुछ दिनों पहले पिछले बोर्ड की बैठक में संजय केजरीवाल जी ने भी ट्रेड लाइसेंस पर और ये रोड के वर्गीकरण पर अपना एजेंडा डाला था। उस पर भी महापौर महोदय ने अपना प्रस्ताव किया, उसके बाद उठ के चली गई, उनके प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया। तो ये सभी बातें हुई हैं। उसके बाद वार्ड पार्षद की जो बातें हैं वो अपनी बातें, अपने वार्ड की बातें भी रखना चाहते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाता है। वार्ड पार्षद कल आ गए, किसी वार्ड में समरसेबल बिल्कुल ही नहीं दिया गया, किसी वार्ड में 2-3 दे दिया गया। तो इस तरह की बातें होती हैं तो वार्ड पार्षद का भी नाराज होना जायज़ है और लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो महापौर महोदय को ये चीज़ समझना चाहिए। देखिए, मैं भी जवाब दे सकती थी, वो मुझे बोली कि सदन से उठ के आप चले जाइए, तो ये मेरे संस्कार हैं कि मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं भी जवाब दे सकती थी। तो महापौर महोदय को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया है कि वे बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बुधवार को अपने चेंबर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधीर ओझा ने कहा कि बार काउंसिल अधिवक्ताओं की बड़ी संस्था है, जहां से अधिवक्ताओं के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है। सुधीर ओझा ने कहा कि बिहार के सभी अधिवक्ताओं ने अपनी जिस आकांक्षा से मतदान कर सदस्य का चुनाव करते हैं, वैसी आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में कोर्ट फीस बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने PIL दायर कर रोक लगवाया था। साथ ही बहुत सारे जनहित के मामले में उन्होंने परिवाद दायर की है, जिसे लेकर पूरे बिहार के अधिवक्ताओं का भरोसा और प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी चल रही है। मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम चरण पर है।
तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वह इसी बात को लेकर बुलाया है कि स्टेट बार काउंसिल चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आज घोषणा करता हूं, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हित के लिए काउंसिल बनाया गया है और जो आकांक्षा बिहार के सभी अधिवक्ताओं का बार काउंसिल से होता है, मेंबर 25 चुने जाते हैं, उन मेंबरान से होता है। यह आकांक्षा अधिवक्ताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और अधिवक्ता का निगाह है कि ऐसा शख्स बार काउंसिल में जाए, ऐसा अधिवक्ता हमारे बीच से बार काउंसिल में जाए जो अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखे, सम्मान का ख्याल रखे। तो मुजफ्फरपुर के अधिवक्तागण लगातार हम पर विश्वास करके विभिन्न पदों पर बार एसोसिएशन में चुनने का काम किया है। अभी कोषाध्यक्ष के पद पर मैं नियुक्त हूँ, मुझे अधिवक्ताओं का सम्मान मिला और कोषाध्यक्ष पद पर मुझे मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं ने चुना, जिसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। हम आगे अधिवक्ताओं के हित को लेकर के बार काउंसिल का चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया है और मैं चुनाव लड़ूंगा अधिवक्ताओं को हित का ख्याल रखते हुए, क्योंकि कोर्ट फीस मेरे ही द्वारा वापस कराया गया, जो जिसको नीतीश कुमार जी के द्वारा बढ़ोतरी की गई थी 2007 में, तो हमने ही उसको PIL करके रोक लगाया था और आगे भी बहुत सारे जनहित का कार्य मैंने किया है और अधिवक्ताओं का पूरे बिहार में अगर सहयोग मिला तो आगे भी उनके लिए कार्य करता रहूँगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर मुजफ्फरपुर के युवा वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने अपने वार्ड 40 में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन बुधवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और शहर के चर्चित डॉक्टर AK दास ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस क्लिनिक में हमेशा 5 डॉक्टरों की टीम स्थानीय मरीजों का निःशुल्क उपचार करेगी। मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र में ही हमने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही थी और आज 8 महीने के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को उनके दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी, उन्हें अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस क्लिनिक में लोगों को मुफ्त जांच, दवाई और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मौके पर साजिद अनवर, मोहम्मद जावेद, राजू नैयर, मोहम्मद अरमान सहित शहर के कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमने मेरा एक सपना था बचपन से ही कि कुछ समाज के लिए कुछ करें। इसमें इस सपने को मेरे साकार वार्ड नंबर 40 की प्यारी जनता ने किया। मुजफ्फरपुर के तमाम गार्जियन, वरिष्ठ समाज सेवी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दुआ दिया है कि इसको मैं आज कर पाया हूँ। मैंने इलेक्शन के महीने में ही अपने पीरियड में ही हमने बोला था कि हम एक मोहल्ला क्लिनिक का मेरा एक संकल्प है खोलने का, हम खोलेंगे आप लोग के आशीर्वाद से। और आज 8वें या 9वें महीने में हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है और आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत ही भीड़ है। और डॉक्टर शहर के मुख्य चिकित्सक नॉर्थ बिहार के डॉक्टर AK दास सर ने भी इस देख के वार्ड 40 की प्यारी जनता के लिए उन्होंने बोला है कि हफ्ते में हम यहाँ आधा घंटा से 1 घंटा समय देंगे। इस डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए हमारे बड़े भाई रियाज अंसारी साहब, बड़े भाई अब्दुल मजीद साहब, हमारे गार्जियन हीरो चाचा, मिस्टर चाचा और रफ़ी साहब, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब, सारे लोगों का बहुत बहुत योगदान है। मैं हमेशा मरते दम तक इन लोगों का आभारी रहूँगा। क्या इसमें फ्री इलाज होगा? सर, इसमें फ्री 5 डॉक्टर हमेशा बैठेंगे सुबह, दोपहर, शाम में। जो सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक, फिर शाम के 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक चलेगा। तमाम डॉक्टर यहाँ फ्री रहेंगे और इसमें मुफ्त चिकित्सा, पानी भी, इंजेक्शन भी सब यहाँ फ्री दिया जाएगा। इसमें किसी का सहयोग नगर निगम या नगर निगम किसी का कोई सहयोग नहीं है, यहाँ की वार्ड 40 की प्यारी जनता का सहयोग है और हम लोग अपने स्तर से इसको कर रहे हैं और इसको बहुत आगे लेके जाने का हम लोगों का संकल्प है। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य, जो हमने एक छोटा सा ड्रीम था, हमने कर दिया है। शिक्षा के ऊपर में अब हम लोग अभी भिड़ेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में शिक्षा का प्रावधान बहुत ही स्लो है। उसको हम लोग यहाँ के तमाम आला अफसर से लेके जाएंगे। उसके बाद जो शहर का विकास का जो मुद्दा है, उसको अपनी बात को नगर निगम हम लगातार रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें महागठबंधन सरकार की बदनामी करने की कोशिश यहाँ के लोग नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। मैं इसकी शिकायत लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने का काम करूँगा। आए हुए मरीजों का इलाज के साथ दवा, जांच वगैरह भी फ्री है? नहीं, जांच जो उसका सिस्टमेटिक है वो थोड़ा बहुत फ्री है, बाकी जो जांच है उसका चार्जेबल बहुत कम है। और दवा जो है उसमें 10 से 15% का छूट है, वो दवा कहीं से भी ले सकते हैं।
और जो यहाँ पे एक छोटा सा जो दवा का एक रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी के अंदर हम लोग थोड़ा फिलहाल वही रखे हैं। फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे कैसे इसका इम्प्लीमेंट्स करेंगे, तमाम अभिभावकों से मिलेंगे और हम लोग कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं उसको करने की मोहल्ला कोशिश करेंगे। क्लिनिक को लेकर नगर निगम की तरफ से कोई बात हुई है? क्योंकि उन लोगों का भी वादा था कि मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। देखिए, वादा तो नगर निगम बहुत सारे करते हैं, लेकिन किसी वादे पे वो लोग खड़े नहीं उतरे हैं। अगर खड़े उतरे तो मैं आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा विकास का काम अभी शहर में आपको दिख रहा है? शहर डूब चुका है, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आपका टैक्स को लेकर के, यूजर टैक्स को लेकर और लोग परेशान हैं। और यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी बंधु, हमारे बड़े भाई मजीद भाई, इनका तो लाखों रुपए का नुकसान चप्पल के दुकान में हुआ, कितना उसमें पानी घुस गया है। और तमाम लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। जो पानी आज भी शहर डूबा हुआ है, निकासी का रास्ता नहीं है। इस पर आप लोग को भी गंभीरता से विषय बना करके और माननीय मेयर साहब से भी लोगों से पूछना चाहिए, नगर आयुक्त साहब से पूछना चाहिए कि इसमें कैसे वो लोग आगे पानी ना लगे। और जिन लोगों का भी घर में पानी लगा, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग रखना चाहता हूं कि उन लोगों को 1 साल का टैक्स माफ़ करना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? बहुत ही उम्दा कदम है और स्वागत योग्य कदम है। और युवा तो मतलब ऊर्जा का दूसरा मतलब होता है। अगर ऊर्जावान युवा है तो देश को बदल सकता है। तो हम समझते हैं कि उसी ऊर्जा का ये फल है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है मुजफ्फरपुर में आया है कि वार्डों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और वार्ड में अगर आप करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आराम से मरीज उस क्लिनिक तक पहुंच सकता है, अपना दुखरा बता सकता है, जिसमें बहुत ही कम या नहीं के बराबर पैसे लगते हैं। और वो बेसिक इलाज जो है उस मोहल्ला का उसी मोहल्ले में हो जाए और जिसको ज़रूरत हो उसी को सदर अस्पताल या बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में जाया जाए। तो एक बहुत बढ़िया कदम है। स्वास्थ्य आपके दरवाजे पर है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। बहुत बढ़िया कदम है और हम वार्ड पार्षद इकबाल जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। सपना इन्होंने बहुत दिन से देखा था, आज उसको मूर्त रूप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सरकार को करना चाहिए था, लेकिन कोई युवा वार्ड पार्षद खुद अपने पैसे से ऐसा कर रहे हैं। सरकार तो अपने लेवल पे काम करती ही है, लेकिन व्यक्ति भी अगर राष्ट्र निर्माण में काम करे तो उसमें कोई रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बुधवार को हिंदू रक्षा सेवा दल ने मुजफ्फरपुर के आम गोला पुल के पास लगाए गए पेड़ पौधों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे बचाने का संकल्प लिया। संगठन के मीडिया प्रभारी राकेश पटेल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में पेड़ पौधा का रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी आदिवासी समाज के लोग पेड़ पौधे की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बनाए हुए हैं। मौके पर रंजन ओझा, छोटू दास, आनंद राठौर, श्लोक श्रीवास्तव, मृत्युंजय पासवान, विक्की कुमार, नंदकिशोर गुप्ता सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग वृक्ष, पर्यावरण और वृक्ष को बचाने के लिए रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हम लोग वृक्षों में रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष की रक्षा का संकल्प हम लोग लेते हैं। आज भी झारखंड में यह परंपरा है। आदि जंगल वाले जितने भी प्रदेश में आप जाइएगा, वहाँ वृक्ष को बचाने के लिए हर साल रक्षाबंधन से पूर्व वहाँ उसकी रक्षा के लिए रक्षा संकल्प के साथ रक्षा सूत्र हम लोग बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं कि यह धरती जो हरा भरा है, ये धरती का सिंगार है वृक्ष। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम सांस लेने में हमको कठिनाई है, ऑक्सीजन हमको मिलेगा नहीं तो बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती है। और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम जिंदा नहीं रह सकते। इस ऑक्सीजन हमेशा पर्याप्त मात्रा में बना रहे, पृथ्वी सुंदर बना रहे, इसके लिए हम लोग हर साल वृक्ष को लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और सिर्फ लगाने के बाद उसको छोड़ते भी नहीं हैं, उसको अपने बच्चे की तरह पालने पोसने का भी काम करते हैं, ताकि हमारा धरती हरियाली भरा रहे और अच्छा रहे। वृक्ष लगेगा तो उस पर पक्षी भी बैठेंगे, पक्षी बैठेंगे तो उसका प्रजनन संख्या भी बढ़ती है, जो प्रकृति के लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और हर साल हम लोग रक्षाबंधन से पूर्व संध्या पर सभी युवाओं को आह्वान करते हुए उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं कि अगर वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनकी रक्षा करने का उनको जीवन में अपना प्रयत्न मिलेगा। उनको शौक होगा कि ये पेड़ मेरा लगाया हुआ है, इसमें हमने रक्षा सूत्र बांधा है तो इसकी रक्षा भी हम करेंगे। आज पेड़ की सुरक्षा के देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए पेड़ में हम लोग राखी बांध करके उसकी सुरक्षा का हम लोग सभी आदमी जिम्मा लेते हैं। हरी क्रांति बना रहे, धरती पर हरा भरा बना रहे, इसके लिए हम लोग पेड़ का संरक्षण करें। पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ को संरक्षण करने में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। आज यही कार्यक्रम आमगोला में राकेश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना कांड संख्या 223/23 के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोक चेतना दल के अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने प्रखंड कार्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता विद्यालाल सहनी और मृत रोशन के परिजन भी अनशन में शामिल हो गए हैं। रोशन के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे लोक चेतना दल के अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि घटना के 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। गांव का बिंदेश्वर सहनी के लड़का रोशन कुमार का हत्या 13/7/2023 को ग्रामीण के हत्यारों ने कर दिया, जिस हत्या को होते हुए 45 दिन हो गया। आज तक जिला प्रशासन अथवा थाना प्रभारी कोई उसको धरपकड़ करने का या गिरफ्तारी करने का काम नहीं किया। हम लोग जिला प्रशासन को भी गुहार लगाए, थाना प्रभारी को भी गुहार लगाए, बिहार सरकार को भी गुहार लगाए, फिर भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस कारण से आज 30/8/2023 को आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये बिहार की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। प्रशासनिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अब बताइए कि ये रोशन कुमार जो परसौनिया का रहने वाला था, उसकी हत्या हो गई। 45 दिन बीतने के बावजूद उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के आज आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यह बड़ा ही निंदनीय विषय है कि हत्या के मामले में आमरण अनशन करना पड़ेगा। इसके विषय में सुशासन बाबू को सोचना चाहिए और इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? हमारा आमरण अनशन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर अनशन के बावजूद भी सरकार और प्रशासन सुनने में देर करती है तो हम अन्य प्रकार के प्रदर्शन भी करेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समरसता के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, जिसे आज देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में स्वराज पर्व आयोजित हो रहा है, जिसका बुधवार को ध्वजारोहण कर विधिवत तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्वजारोहण से पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और आरती की गई। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से देश में स्वराज पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 19 सितंबर से 28 सितंबर तक पुस्तक मेला आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, साहित्यकार संजय पंकज, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सामाजिक समरसता के लिए पूरे देश में सुपरिचित है। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक रामदयालु सिंह महाविद्यालय के मैदान में महाध्वजारोपण किया गया है। उस हेतु जिस हेतु में अनेक सांस्कृतिक उत्सव भी है, पुस्तक संस्कृति को विकसित भी करना है और इसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, अर्थात समाज के हर वर्ग के लिए जिस भी क्षेत्र में जो भी विशिष्ट हैं उन सब लोगों का स्वागत अभिनंदन होगा इस स्वराज्य पर्व के अंतर्गत। और यह स्वराज्य पर्व हम आप सब जानते हैं, जब अपना भारत स्वतंत्र था और हम सब अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के शिकार थे हमारे पूर्वज, उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ स्वाभिमान युक्त मंत्र दिया था। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। उस संकल्प से उन्हें सिद्धि भी मिली और आज हम स्वतंत्रता की 75 वर्षों की यात्रा तय करते हुए अमृत महोत्सव वर्ष में हैं। उस अमृत महोत्सव वर्ष के आलोक में हम लोकमान्य तिलक का स्मरण करते हैं और तिलक ने भारतीय एकीकरण के लिए संपूर्ण भारत को क्षेत्रवाद से, जातिवाद से मुक्त करने के लिए, जिसे अंग्रेजों ने पैदा कर दिया था, और फूट डालो राज करो की
नीति के साथ अंग्रेज अपनी हुकूमत चला रहे थे। तिलक ने इस बात को समझा और उन्होंने गणेश जी के माध्यम से, गणपति के माध्यम से, जो रिद्धि सिद्धि के ही स्वामी नहीं है, शुभ लाभ के ही दाता नहीं है, बल्कि वह आदि शक्ति है, वह महाशक्ति है जहाँ से शॉर्ट हैंड की राइटिंग की शुरुआत होती है। और हम आप सब जानते हैं कि वेद व्यास ने भले ही महाभारत को एक्सप्लेन किया, लेकिन लिखने का काम गणेश जी ने ही किया है। तो गणेश गणपति हैं और सबके देवता हैं। वो एक आध्यात्मिक चेतना है, वे बौद्धिक चेतना है, सांस्कृतिक और वैश्विक मानवता की रक्षा के लिए, शुभ के लिए, लाभ के लिए एक विश्व विभूति, ब्रह्मांड विभूति के रूप में है। शिव के पुत्र होने का सिद्धार्थ है, वे कल्याण और प्रेम के पुत्र हैं। तो गणेशोत्सव के साथ साथ 19 सितंबर से 28 सितंबर तक स्वराज्य पर्व, उसी में गणेश महोत्सव भी, 12 फुट की गणेश जी की प्रतिमा और उनकी आरती उतारते हुए लोकमान्य तिलक की भी प्रतिमा बहुत बड़े कलाकार ने पुणे में बनाया है। वह प्रतिमा बनकर तैयार है और वह आकर 19 तारीख को विधिवत पूजा अर्चना के साथ उनकी स्थापना होगी। और यहाँ दिन से रात ढले तक हमारा सत्र चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक आयोजन भी है, 50 के लगभग श्रेष्ठ नाटकों का भी मंचन है, बच्चों के लिए भी, और बौद्धिक विमर्श है अनेक विषयों में, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे, विज्ञान विचारों का मुजफ्फरपुर से उनका लगाव था और उसको जोड़ करके जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसका ध्वजारोपण आज हुआ है। और तिलक के जो विचार थे और जो उनका गीता रहस्य के ऊपर जो उनका विचार था, वह आज देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी विचार को यहाँ संगोष्ठी आयोजन किया गया है, तरह तरह से उस पर चर्चाएं होगी और इस चर्चा से मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के संगठन जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें सभी जाति समाज को एकजुट में जोड़ना है, उसका यहाँ से एक स्लोगन जाएगा। गणेश वंदना के साथ यह आज शुरू हुआ है और गणेश जी इसको सफल करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।